Good morning, students. Let's start our SST class, जिसमें आज हमने चैप्टर 7 को पढ़ना है, पेज नंबर 128। चैप्टर 7 128 पेज नंबर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि गवर्नर जो है उसका अपॉइंट कैसे किया जाता है, कि कैसे उसको अपॉइंट किया जाता है। तो द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नर जो है वो किसके द्वारा नॉमिनेट किया चुना जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा। तो फर्स्ट आपका पॉइंट यही बन गया। फिर है ए गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। गवर्नर जो है उसको कितने टाइम के लिए नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। He can but can continue in office till his successor joins the office, यानी कि लेकिन वो अपने ऑफिस को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि नया गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाता, यानी कि जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है 5 years का, उसके बाद में जब तक नया गवर्नर अपॉइंट नहीं होता तब तक वो अपने ऑफिस को नहीं छोड़ सकता। सारे काम जो है उन्हें ही देखना होता है। अभी अपने गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। After completion of tenure, the governor can be removed from the office or can be transferred to another state। कि जैसे ही गवर्नर का जो टेन्योर है, जो उनका टाइम है, वो कंप्लीट होने के बाद में गवर्नर को हटाया जा सकता है और या फिर उसे किसी दूसरे स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार गवर्नर बन गए तो दोबारा उनको गवर्नर नहीं बनाया जा सकता, किसी भी अदर स्टेट का गवर्नर उनको अपॉइंट किया जा सकता है। द गवर्नर कैन voluntarily resign from his post even before the time term expire, यानी कि जो टाइम उनका फिक्स किया जाता है उस टाइम से पहले भी वो क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि वो 5 साल उनको दिया तो 5 साल से पहले वो छोड़ नहीं सकते उस पोस्ट को। 5 साल से पहले भी वो क्या कर सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं अगर वो नहीं चाहते। ठीक है। दूसरी बात, गवर्नर क्या होते हैं कि सेम स्टेट के गवर्नर नहीं नियुक्त किए जाते, यानी कि मान लो राजस्थान है तो राजस्थान के ही किसी एमएलए या एमपी को गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाता। दूसरे जो स्टेट होते हैं उनके गवर्नर को अदर स्टेट में भेजा जाता है, यानी कि वो उस स्टेट का मेंबर नहीं होना चाहिए, उसके पास उस स्टेट का सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का तो होगा लेकिन उस स्टेट का नहीं होगा, अदर स्टेट का जो होगा वो ही हमारे स्टेट का गवर्नर बनता है। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट हो गया। उसके बाद में हेल्थ प्रेसिडेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कि उसके बाद में हम कैसे देखेंगे कि अपॉइंटमेंट गवर्नर जो है उसके क्या क्या चीजें जरूरी है गवर्नर बनने के लिए। तो सबसे पहले गवर्नर शुड नॉट बी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नर स्टेट का मेंबर नहीं होना चाहिए। वेयर ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड, जिस स्टेट के लिए उसे अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट का वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बिफोर अपॉइंटिंग ए गवर्नर द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, यानी कि जब किसी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तो उससे पहले जो कौन डिस्कस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि किसकी अभी सरकार चल रही है, अभी जैसे मोदी है तो मोदी सरकार जो है वो किससे कंसल्ट करेगी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उससे डिस्कस किया जाएगा है। हाँ, वो राजस्थान का ना, हम यहाँ सारे स्टेट्स की बात करेंगे तो जितने भी स्टेट्स हैं अलग अलग, वो मिनिस्टर क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं कि आपको इस स्टेट का गवर्नर दिया जाएगा, आपको इस स्टेट का दिया जाएगा। तो इस तरीके से डिस्कशन के बाद में ही उसे गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। वेयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए अपॉइंटमेंट गवर्नर के।
अब इसके बाद में हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन। तो ये पॉइंट तो कॉमन है सबके अंदर ज्यादातर कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी एज फिक्स होती है। उसके साथ साथ ही द पर्सन कैन नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि वो पहले से ही किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए या उसे दिवालिया या कंगाल घोषित नहीं किया वो, ये सारी चीजें सेम सभी के एलिजिबिलिटी। ठीक है, सिर्फ हमें डिफरेंस कहाँ देखना है, एज का ध्यान रखना है। उसके बाद में सैलरी और अलाउंस क्या है, कितनी सैलरी होती है गवर्नर की। तो ए गवर्नर गेट्स ए मंथली सैलरी ऑफ रुपीज, यहाँ पर देखो हमारा दिया हुआ 1,10,000, लेकिन अब वो इंक्रीज हो चुका है, कितना है 3,50,000 पर ईयर, जो पूरे साल में उनको 3,50,000 रुपीज दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ। उसके साथ साथ उनका रहना फ्री है, खाना फ्री है, जितने भी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी वो सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती है। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ गवर्नर कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उसकी जो सैलरी होगी गवर्नर की और या फिर जो भी फैसिलिटीज दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उनके काम के वक्त रिड्यूस नहीं की जाती, वो चाहे कैसा भी काम करो या करे या नहीं करे, लेकिन वो सैलरी जो है वो फिक्स होगी, उतनी ही रहेगी, कम नहीं की जाएगी। His salary and allowances are non-votable because it comes from the consolidated fund, यानी कि जो गवर्नर की जो सैलरी है वो कहाँ से काउंट की जाती है, कंसोलिडेटेड फंड, जो गवर्नमेंट फंड होता है वहां से ही गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सभी को सैलरीज दी जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो पावर एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले देखो यहाँ पर दिया गया है एक नोट, अकॉर्डिंग टू दुर्गा प्रसाद, कि दुर्गा प्रसाद ने क्या कहा था कि जो गवर्नर है और प्रेसिडेंट है दोनों की जो पावर एंड फंक्शन है वो बहुत मिलती जुलती है आपस में, लेकिन किस चीज को छोड़कर प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा पावर क्या है, एक तो डिप्लोमेसी पावर, डिप्लोमेसी पावर कि जो दूसरे देशों के साथ में उनका रिलेशन कैसा है ये चीज देखता है प्रेसिडेंट। उसके साथ साथ मिलिट्री पावर और इमरजेंसी पावर अलग है, बाकी गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर जो है वो एक जैसी है। तो ये अगर कोटेशन आता है तो आपको लिखना है कौन, दुर्गा प्रसाद। इनका नाम पूरा जो है वो दुर्गा दास वासु। ठीक है, इसको लिख लो आप, इसको ब्रैकेट में दुर्गा प्रसाद और दुर्गा दास वासु भी लिख सकते हैं। हाँ लिखना है, पावर एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले। शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो भी हम इसका आंसर दे सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये बता सकते हो, या इनका स्टेटमेंट क्या था वो इसमें हम ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, अकॉर्डिंग टू दुर्गा प्रसाद से लेकर इमरजेंसी पावर। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहला आता है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर। ये सारी चीजें हम देखो अभी जितने भी हमने स्टेट के और गवर्नमेंट के बारे में जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादातर हम क्या देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, ये 4 कॉमन पावर्स हैं जिनको हमें अलग अलग पॉइंट्स में लिखना है। एसएसटी के अंदर हम जो भी चीजें लिखेंगे वो पॉइंट्स में लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखोगे तभी उसके नंबर मिलते हैं। ऐसे पूरा पैराग्राफ अगर हम लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ना तो उसे कोई पढ़ता है और ना ही देखेगा, और पॉइंट वाइज तुम अगर उसमें लिखते हो तो वो बहुत इजीली हमारा आंसर जो है वो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव पावर, तो एग्जीक्यूटिव पावर लिखने के बाद में उसके आप 4-5 पॉइंट बनाकर लिखो। ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी। मैडम अगर इंस्ट्रक्शन के अंदर ये बोलते कि आपको मतलब ज्यादा लिखना है अपने लाइंस के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। एज में ऐड करनी चीज क्या कि आपको ये आंसर इजी, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना वो 1 पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 1 पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये आता है इसको फॉलो, ऐसा 10th में कुछ नहीं आएगा। हाँ, इसमें आप जितना चाहे उतना लिख सकते हो, लेकिन आपका आंसर जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फालतू में उसको एक आंसर को लिख के जा रहे हैं 3-4 पेज, जिसका कोई सेंस नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर हम आंसर लिख रहे हैं, अगर करेक्ट आंसर होगा ज्यादा से ज्यादा कितना ले लेगा, 2 पेज 4 पेज, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, कैसे नहीं आएगी, कौन बोल रहा है। तो एग्जीक्यूटिव पावर देखो, सबसे
लाइज विद गवर्नर, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके साथ है, गवर्नर, यानी कि गवर्नर जो है वो खुद ही क्या है, एक एग्जीक्यूटिव पावर है। तो इसको अंडरलाइन कर लो, ये भी एक क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है गवर्नर की, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके किसके अंदर है, किसमें प्रेजेंट है, तो वो गवर्नर में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। So the governor use this power himself and through the official under him, कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है जिसका यूज जो है वो गवर्नर खुद करता है, ये नहीं है कि उसका पावर जो है वो किसी में डिवाइड कर दिया गया है, वो आगे डिवाइड करेगा अदर मिनिस्टर्स में, लेकिन जो मेन पावर होगी वो किसके पास होगी, गवर्नर के पास होगी। He appoint the chief minister and appoint other minister on chief minister advice, वो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर एडवाइस, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर वो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। He appoint the chairperson and member of state public service commission. The president need to take advice from the governor of related state while appointing the judges of the high court. कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर की हेल्प से, उनके सजेशन पर ही हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करता है। Executive power of the governor encompass all subject under the state list. State list के अंडर में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो भी मैटर्स होगा वो सब गवर्नर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आरपीएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पर जो करवाए जाते हैं, वो भी गवर्नर के सजेशन पर ही होते हैं, उनकी एडवाइस, यानी कि उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाता है। फिर ऑन सब्जेक्ट अंडर कंकरेंट लिस्ट द गवर्नर यूज हिज एग्जीक्यूटिव पावर ऑन गेटिंग असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ही फॉर्मुलेट रूल्स रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम कर रही है और उसे कैसे काम करना है, इसके लिए लॉज जो है वो भी गवर्नर बनाते हैं, ठीक है। कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी वो गवर्नर के कहने पर ही होगा। गवर्नमेंट एलोकेट डिपार्टमेंट अमॉन्ग मिनिस्टर, गवर्नर क्या करेंगे, अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, किसी को एजुकेशन के से रिलेटेड, कि आपको बुक्स से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड जो भी है वो एक मिनिस्टर को दे दिया, दूसरे मिनिस्टर को दे दिया कि आपको कहाँ बिल्डिंग बनानी है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, उससे रिलेटेड दे दिया, कितने लोग जो है वो किस चीज से परेशान हो रहे हैं इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, वाटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा इन द स्टेट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाने के लिए। फिर इसके बाद में he has the right to information about all governance related subject and from the chief minister, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सभी को जिस सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया गया है उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी गवर्नर को, वो किससे लेंगे, चीफ मिनिस्टर से, कि जो भी मिनिस्टर है उनके सजेशन पर ही डिवाइड किया जाता है, फिर उनसे जो भी टॉपिक उनको पूछना होगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है तो चीफ मिनिस्टर ही बताएंगे। He can ask the chief minister to present a personal decision of any minister in front of the cabinet so that the cabinet can discuss over that decision. कि जो भी मैटर होगा वो चीफ मिनिस्टर जो है जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में मिलकर होगा, ताकि जो भी डिसीजन लिया जाए वो सारे मिनिस्टर्स को पता होना चाहिए कि क्या डिसीजन है, किसको क्या काम करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। The governor administers the oath of office and secrecy of member of the cabinet, कि गवर्नर जो है वो क्या करते हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं उन सबको शपथ दिलाने का काम जो है वो गवर्नर के सामने उनकी शपथ होती है। He accept that their resignation, उनका रेजिग्नेशन भी गवर्नर देते हैं, and can remove them along with the chief minister, चीफ मिनिस्टर की सहमति से किसी भी मिनिस्टर्स को वो कभी भी हटा सकते हैं। कौन से मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ठीक है। इसके अंदर अब आप देखो, जैसे गवर्नर हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा टिक कर लो एक बार। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। A governor is appointed for a period of 5 years but can continue in office till the successor join the office. और थर्ड पॉइंट, governor can voluntarily resign from his post even before the term expire, ठीक है। healthy president और president and appointment of the governor, इसमें आपको ये दोनों पॉइंट लिखने हैं। एलिजिबिलिटी के अंदर आपका ये चारों पॉइंट आ जाएगा।
सैलरी ऑफ अलाउंस के अंदर आपको पॉइंट में लिखना है, ए गवर्नर गेट्स ए मंथली सैलरी एडिशनली, सॉरी मंथली सैलरी है ये, he gets free accommodation allowance and other allowance as specified by the laws of the parliament। बस ये 2 पॉइंट लिखने हैं। फिर पावर एंड फंक्शन, जिसके अंदर आपको अकॉर्डिंग से स्टार्ट करना है इमरजेंसी पावर तक, फिर पावर ऑफ गवर्नर, फर्स्ट पावर एग्जीक्यूटिव पावर आ जाएगा, जिसके अंदर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट लाइज विथ गवर्नर। फिर सेकेंड लाइन ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर से लेकर थर्ड लाइन चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस तक। फोर्थ पॉइंट गवर्नर एलोकेट्स डिपार्टमेंट अमॉन्ग मिनिस्टर्स, इसी पैराग्राफ में नीचे से फोर्थ लाइन गवर्नर एलोकेट्स डिपार्टमेंट्स अमॉन्ग मिनिस्टर्स, ठीक है। फिर पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद में 2 लाइन दी गई है, द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस, ये पूरा दोनों लाइन आपको लिखना है। 4 पॉइंट हो गए इसके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर के अंदर। सो द गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड हैज इंपॉर्टेंट पावर इन दिस स्फीयर, कि जैसे कि लॉज वगैरह जो भी है होता है गवर्नर के अंडर में ही बनाए जाते हैं। गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर डिवाइड कर रहे थे अपने काम को, किस तरीके से अपने पावर का यूज करके मिनिस्टर्स अपॉइंट किया गया, उनको उनके टाइम से पहले भी हटाया जा सकता है, ये सारी चीजें हमने एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर पढ़ा है। अब लेजिस्लेट कैसे, यानी कि किस तरीके से लॉज को फॉलो करवाया जाता है। तो गवर्नर जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड हैज इंपॉर्टेंट पावर इन दिस स्फीयर। ही कॉल्स द सेशन ऑफ लेजिस्लेचर, सभी मिनिस्टर्स को बुलाना, उनके साथ मीटिंग करना, उसके साथ साथ कैन स्टॉल द सेशन एंड कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि लोअर हाउस जो है उसको डिसॉल्व करना है। यानी कि अगर कोई मीटिंग हो रही है, दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अगर दोनों है, लोकसभा या राज्यसभा, तो वो क्या कर सकता है, लोकसभा को उसी वक्त हटा सकता है, ठीक है, लोअर हाउस जो है उसे हटाया जा सकता है। He addressed the first session of legislature after the general election, जैसे ही गवर्नर का इलेक्शन होगा और वो नॉमिनेट अपॉइंट हो जाएंगे, तो उससे पहले फर्स्ट सेशन जो है वो गवर्नर स्टार्ट करते हैं स्टेट का। He can convey message to the legislature even after the first session, फर्स्ट सेशन के बाद में भी वो क्या कर सकते हैं, उन जो लोअर हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको बुला सकते हैं या उनको कहलवा सकते हैं। गवर्नर assent is required for bill which is passed by the legislative assembly, गवर्नर की जो सबसे ज्यादा परमिशन जो है वो कहाँ चाहिए होती है, मनी बिल जो पास किया जाता है किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, वहां पर। एंड ही कैन रिजेक्ट ए बिल और कैन रिटर्न द बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिव्यू, गवर्नर उस बिल को, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो बिल पास करके गवर्नर के पास भेजती है, उस बिल को गवर्नर वापस लेजिस्लेटिव असेंबली में सेंड कर सकते हैं फॉर द रिव्यू के लिए, यानी कि दोबारा चेक करने के लिए। If the legislative assembly passes the bill for the second time, then governor has to give his assent, अगर दोबारा भी उसी बिल को वैसे का वैसा वो भेज देते हैं, तब वो उसके अंदर अपना अप्रूवल दे सकते हैं, क्योंकि 2 बार वहां से चेक हो चुका है। He can preserve some bill for the assent by the president, कुछ बिल वो अपने पास रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट की जो उनके साथ कंसल्ट करने के बाद में ही वो अपना उसके अंदर अप्रूवल देते हैं, ठीक है। If the session of the House is not in progress, then governor can issue ordinance, and ordinance यानी कि अब ordinance क्या चीज है, कि अगर कोई हाउस सेशन में नहीं है, यानी कि चालू नहीं है, कोई भी हाउस जो है, मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली है या काउंसिल है, दोनों हाउसेस अगर उस वक्त चालू नहीं है, तो उस टाइम पर वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि एन ऑर्डिनेंस हैज सेम वैलिडिटी एज द बिल व्हिच आर पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स टिल 6 वीक after the beginning of the session of the legislature. If the legislature reject the ordinance before 6 weeks, then the ordinance is considered to be null and void. Governor need to take permission from the president before issuing ordinance on certain subjects. कि ordinance means कि 6 week के लिए अगर मान लो कोई भी बिल पास किया जाता है, उसको अगर गवर्नर क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, यानी कि बिना किसी को चेक करवाए, बिना किसी की परमिशन के 6 वीक तक
वो अपने पावर को यूज कर सकता है। यानी कि 6 वीक तक ये चेक किया जाता है कि कोई भी मेंबर जो है वो वहां आके या उस बिल को चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई हाउस उसको देख रहा है या नहीं देख रहा है, उसके बाद में वो बिल जो होता है वो पास हो जाता है। ठीक है, उनकी सहमति से। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस पावर। गवर्नर नीड्स टू टेक परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट बिफोर इशूइंग ऑर्डिनेंस ऑन सर्टेन सब्जेक्ट। गवर्नर कैन नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द फील्ड ऑफ। गवर्नर जो है वो 1/6 मेंबर नॉमिनेट करते हैं अलग अलग फील्ड से, जैसे कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 1 मेंबर नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, इफ ही फील दैट दिस कम्युनिटी इज नॉट गेटिंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस। कि अगर उस कम्युनिटी को वहां पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, प्रॉपर उसको सही मतलब कि लगता है कि हाँ ये मेंबर जो है वो बाकी सबके साथ मिलकर काम कर सकता है, तो 1 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से दिया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो एग्जीक्यूटिव पावर में आपको टिक करना है, ही कॉल द सेशन से लेकर डिसॉल्व द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर तक। सेकेंड लाइन में ही कॉल द सेशन से लेकर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। फिर सेकेंड पैराग्राफ में ही कैन रिजेक्ट ए बिल और कैन रिटर्न द बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिव्यू। थर्ड पॉइंट, if the session, third paragraph में, if the session of the house is not in progress then governor can issue ordinance। फिर इसी पैराग्राफ में फिफ्थ लाइन, गवर्नर कैन नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। बस। फिर इसके बाद में देखो आप फाइनेंशियल पावर। The governor has some financial power as well. Any money bill cannot be introduced in the legislative assembly without prior approval of governor। कि मनी बिल जो है गवर्नर के अप्रूवल के बिना किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। He ensure the introduction of budget in legislature every year, so grant can be demanded without his approval। तो जो भी बजट वगैरह बनाया जाता है पूरे साल का, वो उनसे गवर्नर से डिस्कस करने के बाद में ही उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। गवर्नर कैन आस्क फॉर कम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा एंड मोर ग्रांट्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर से वो क्या करेगा, उसमें कुछ छूट देना या कहीं पर उसे मतलब जहाँ पर उसे लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादा पैसे की जरूरत है, इस चीज में हमें इतना रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें गवर्नर ही बताएंगे। The consolidated fund of the state is under the governor। जो फंड होता है वो किसके अंडर में होता है, गवर्नर के अंडर। So judicial power, Article 161 of the Constitution says that the governor can reduce or stay or change or forgive a punishment to a person which has committed a crime against the law, which are related to subject which come under the executive power of the governor। कि जो executive power गवर्नर के अंडर में आता है, उसमें अगर कोई मिनिस्टर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो उसको पनिश करना या उसको पनिशमेंट से बचाना, दोनों ही काम किसका है, गवर्नर। गवर्नर चाहे तो उसे पनिशमेंट दे सकता है, गवर्नर चाहे तो उसे छोड़ सकता है, और ऐसा दिया गया है आर्टिकल 161 में। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। He received the annual report from the State Public Service Commission and report from Auditor General are present them to the legislature। कि गवर्नर जो है स्टेट के अंदर किस तरीके से जो जितने भी जो ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग ब्रांचेस के, उन सब से रिपोर्ट लेना किसका काम होगा, गवर्नर। If the governor observes that it become impossible to continue governance in the state, that he inform the president about collapse of constitution machinery in the state। Based on his report, the central cabinet can give its recommendation to impose president rule in the state as per Article 356। कि अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट के अंदर जो काम हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, तो वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो वो गवर्नर क्या कर सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को।
और प्रेसिडेंट को वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर, स्टेट के अंदर। ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 356 में बताया गया है कि स्टेट के अंदर अगर स्टेट गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, जहां पर गवर्नमेंट को उसके टाइम से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। Being the chancellor of the state, the governor can appoint or remove the vice chancellor of the university in the state. कि जो वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, उन सबको भी हटा सकता है, गवर्नर के पास ये पावर है, एक्सेप्ट दोज ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जो पूरे कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज होती है, उन सब यूनिवर्सिटीज में किसी को नहीं हटा सकता। बाकी स्टेट में जो यूनिवर्सिटी दी जाती है उन सब के अंदर किसी भी वाइस चांसलर को रिमूव कर सकता है। अदर पावर क्या है, अपार्ट फ्रॉम अबव पावर द गवर्नर होल्ड मेनी अदर पावर, यानी कि उसके अलावा भी बहुत अदर पावर्स गवर्नर के पास होते हैं। तो फाइनेंशियल पावर आपको लिखना है, एनी मनी बिल से लेकर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, फिर थर्ड फोर्थ लाइन, governor can ask for complementary extra and more grants from the legislature, और the consolidated fund of the state is under the governor. फिर जुडिशियल पावर में ये फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, यहाँ तक ये कंप्लीट। और फिर पेज नंबर 130 पर ऊपर, इफ द गवर्नर ऑब्जर्व दैट इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू से लेकर आर्टिकल 356 तक। हाँ, अदर पावर्स की जरूरत है, ठीक है। ये 4 पावर्स हो गए आपके। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शंस नहीं दिए गए हैं ना, ओनली चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर और अपॉइंटमेंट करते हैं इसका। पेज नंबर है, पेज नंबर 132 पर, The head of the council of minister in a state is called chief minister. जो स्टेट का जो हेड होगा वो चीफ मिनिस्टर कहलाता है। Chief minister is the actual head of the state executive. Does he enjoy the same status in administrative system of the state as the prime minister does at center? कि जैसा कि जो फैसिलिटीज, जो फ्रीडम प्राइम मिनिस्टर को स्टेट में दी जाती है, उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर को उसके एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि स्टेट के अंदर दी जाती है। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और स्टेट में चीफ मिनिस्टर। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर कैसे होगा, आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नर विल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। इन प्रैक्टिस द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली एज चीफ मिनिस्टर, कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है उन्हीं पार्टी में से एक मेंबर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। ऐसा दिया गया है आर्टिकल 164 में, ठीक है। और ये दोनों ही जो पॉइंट है, इनके पॉइंट में बनाकर लिख लेना है दोनों। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, मैम। हाँ हेलो हाँ मैम, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर में ये पूरा पैराग्राफ लिखना है क्या? हाँ, पूरा पैराग्राफ है। और चीफ मिनिस्टर में? हाँ, चीफ मिनिस्टर नहीं मैम, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर में तो पूरा पैराग्राफ लिखना है। हाँ, चीफ मिनिस्टर में भी वो पूरा लिखना है, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट देखो, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ हमें इसकी
ये दो चीजें करनी है। तो सबसे पहले हम हाई कोर्ट देखेंगे। देयर इज अ सिंगल जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया इन विच द सुप्रीम कोर्ट कम्स एट द टॉप लेवल, यानी कि सिंगल जुडिशरी सिस्टम है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट होगा और अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज फॉलोड बाय द हाई कोर्ट इन स्टेट। हाई कोर्ट जो होता है वो हर एक स्टेट में दिया जाता है। In terms of importance, a High Court is the topmost judiciary body in state. Article 214 says that each state shall have a High Court. यानी कि Article 214 में बताया गया है कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। In some cases, a High Court is shared by 2 or more states. हाई कोर्ट जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में भी होते हैं। फर्स्ट हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन इंडिया एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, यानी कि इन 3 स्टेट्स में सबसे पहले हाई कोर्ट बनाए गए थे। द इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन 1866 एंड एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अब प्रेजेंट में 24 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। तो हाई कोर्ट में आपको लिखना है सेकेंड लाइन से, ए हाई कोर्ट इज द टॉप मोस्ट जुडिशरी बॉडी इन स्टेट। आर्टिकल 214 से लेकर 2 और मोर स्टेट्स तक, और फिर ये नीचे वाली दोनों लाइन पूरी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में हमें देखना है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो आर्टिकल 217 सेज 217 में फिर ब्रैकेट में जो 1 है वो भी आपको लिखना है। सेज दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, उसके साथ साथ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट ऑन एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और किसकी हेल्प से? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों मिलकर किसको अपॉइंट करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट दोनों मिलकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। ही अपॉइंट एंड द गवर्नर ऑफ द रिलेटेड स्टेट, और उसके साथ साथ गवर्नर भी होगा। अभी अपन गवर्नर के बारे में पढ़ रहे थे, तब आया था ना इसमें कि वो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं प्रेसिडेंट की हेल्प से दोनों मिलकर और क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ही अपॉइंट अदर जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड गवर्नर। जो अदर जजेस होंगे वो अपॉइंट होंगे किसकी हेल्प से? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तीनों मिलकर हाई कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी जो है वो किसमें दी गई है? आर्टिकल 217(2) में। अपॉइंटमेंट दिया गया है 17(1) में, 217(1) में, और उनकी जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन, योग्यता जो हम कहते हैं, वो 217 के सेकेंड पॉइंट में दिया गया। फर्स्ट, he should be citizen of India. Second, the person should have worked on a judiciary post in that state for at least 10 years. कि जुडिशरी फॉर्म में, यानी कि जज के रूप में वो काम किए हुए हो कहाँ, किसी भी कोर्ट में, कब तक? 10 साल। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। फिर द पर्सन शुड हैव वर्कड एन एडवोकेट, एडवोकेट के रूप में काम किए हुए हो 10 साल तक, किसमें? हाई कोर्ट के अंदर, और इन द 2 और मोर कोर्ट इन द स्टेट, या फिर उससे ज्यादा अदर जो कोर्ट हैं, जो जैसे सिविल कोर्ट होते हैं, जो छोटे मोटे जो कोर्ट बनाए जाते हैं, जहाँ नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर जहाँ पर मैटर्स को सुलझाया जाता है, तो उस कोर्ट में वो एडवोकेट के रूप में काम किए हुए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को अपनी नोटबुक सबमिट करनी है। SST, हाँ, तीनों नोटबुक आप लोग लेकर आओगे, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की और जो भी, ठीक है। और कल आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट फाइल जो है वो भी सबमिट करना है, ठीक है। ये 2 दिन का टाइम होगा, कल और परसों का, जिसमें आप अपनी नोटबुक भी चेक करवाओगे और अपनी प्रोजेक्ट फाइल भी सबमिट करोगे, ठीक है।
यस मैम। हेलो हेलो। हाँ मैम, ये चीफ मिनिस्टर वाला मेरे को समझ में नहीं आया, ये वापस बताओ एक बार, इसमें क्या क्या टिक करना है। चीफ मिनिस्टर पेज नंबर 132 पे ना, तो इसमें देखो आप हाँ। चीफ मिनिस्टर लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट इज कॉल्ड चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इस स्टेट का जो हेड होगा वो चीफ मिनिस्टर कहलाता है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। Third point, Yes, he ma'am. enjoys the same status in administrative system of the state as the prime minister does at center। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर सेंटर में काम करते हैं और वहां पर उनको जो पावर्स दिए गए हैं वही सारी चीजें स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर को दी जाती है। ठीक है, यस मैम। और फिर अपॉइंटमेंट, Article 164 of the Constitution says that the governor will appoint the chief minister। गवर्नर अपॉइंट करेंगे, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मेजोरिटी के बेस पर, यानी कि अलग अलग पार्टी के जो मेंबर होंगे जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी उसी मेजोरिटी के बेस पर उसका मेंबर जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। सो इन प्रैक्टिस से लेकर आपका चीफ मिनिस्टर तक ये 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, यस मैम, ये दोनों पॉइंट लिखने हैं। हाँ ये दोनों पॉइंट लिखने हैं। हेलो। हाँ ये दोनों पॉइंट लिखने हैं। हाँ, और मैम इसमें पावर एंड फंक्शंस नहीं है क्या चीफ मिनिस्टर? नहीं, पावर एंड फंक्शन नहीं है इसमें, सिर्फ इसमें दिया गया है चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो हमने उसका अपॉइंटमेंट जो है वो भी एक्स्ट्रा में कर दिया कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो कुछ उसमें लिखा जा सके। ठीक है मैम, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। इसमें देखो अपन ने जो किया चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो चीफ मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शंस नहीं करने। अच्छा, ओके मैम, है ना? ठीक है, अब आप इस चैप्टर के नोट्स बनाओगे, कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ।